नमस्कार, सास बहू और सेंसेक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों की रफ्तार जो बरकरार है आज के सत्र में वो इनफैक्ट डे हाई की तरफ ले आई है। मिड कैप इंडेक्स को भी करीब करीब दिन के ऊपरी स्तरों पर मिड कैप इंडेक्स से ऑलमोस्ट डे हाई पर अब निफ्टी भी कामकाज कर रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी जो खरीदारी है वो डे हाई के आसपास ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। तो तीनों इंडिसीज और प्रोमिनेंट इंडिसीज जो है वो डे हाई पर। निफ्टी 17,284 सिर्फ 6 अंक दूर डे हाई से और निफ्टी बैंक भी करीब 500-550 अंक ऊपर कामकाज करते हुए 1.5% की तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है। एक स्ट्रॉन्ग बाइंग, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आज के सत्र में मार्केट्स के अंदर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्रॉस द बोर्ड पाएंगे सभी हेवी वेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एडवांस क्लाइंट में 2400 शेयर अब तेजी में कामकाज करते हुए और करीब करीब 538-540 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। फार्मा तेजी में, IT तेजी में, शुगर तेजी में, एविएशन तेजी में, तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर सब सेक्टर है जो कि आज अच्छे मूव के साथ कामकाज कर रहे हैं। आज हम बातचीत करेंगे अलग अलग जानकारों से। हमारे साथ शिवांगी जी मौजूद होंगी भरूच से, प्रिया मौजूद होंगी मुंबई से, इसके अलावा नेहा मौजूद होंगे दिल्ली से जिनसे तो हम उनके सवाल लेंगे ही, और साथ ही साथ हमारे साथ शर्मिला जोशी मुंबई से मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे इन सभी सवालों पर भी और साथ ही शर्मिला मैम की राय लेंगे बाजार के ऊपर भी। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। साथ ही साथ अगर आपका भी कोई सवाल है तो व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देखेंगे जिसके ज़रिए भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। इस पर आप सवाल भेज सकते हैं और सीधे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। शर्मिला मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स पे आपका व्यू चाहूंगा क्योंकि 17,200 मार्केट ने निकाल दिया ऑलमोस्ट, और जिस तरह की एक स्ट्रेंथ दिख रही है, क्या ये मोमेंटम 17,500 तक ले जाएगा? क्या करना चाहिए बाजार में? वो हैंगओवर जो था 31 मार्च का वो डन हो गया क्या? अब यहाँ से वापस पुल बैक? मैम अनम्यूट करें। हाँ जी, आ रही आवाज आ रही है आपकी। मुझे लगता है कि आज का मार्केट ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट सेंस कर रहा है, नॉट जस्ट इंडियन मार्केट्स लेकिन ग्लोबली भी कि शायद जो हम इंटरेस्ट रेट हाइक्स का जो जिस दौर से हम गए हैं वो अब खत्म होने को आया है और मार्केट्स ऑब्वियसली आई थिंक सब चीजें पहले ही डिस्काउंट कर देते हैं। सो वेदर वी विल रियली बिल्ड ऑन दिस वैली, क्योंकि अगले हफ्ते अपनी आरबीआई की भी मीटिंग है तो किस तरह की लैंग्वेज आती है, अर्निंग सीजन भी बहुत दूर नहीं है। तो टू द शॉर्ट पॉइंट इज कि मेरे हिसाब से थोड़ा कॉशियस लेने की अभी भी जरूरत है, लेकिन आप बाइंग डेफिनेटली जो राय पहली थी वही रहेगी कि स्टैगर्ड तरीके से बाइंग करते रहे, क्योंकि ये किसी के लिए कहना कि ये लो है, इससे ये यहाँ से और नीचे मार्केट नहीं जाएगा, ये हमेशा बहुत मुश्किल रहता है। तो मेरे हिसाब से जो अच्छे स्टॉक्स है जिनके नतीजे अच्छे हैं, जो अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं और जिनका आउटलुक भी आपको अच्छा लग रहा है, ऐसे स्टॉक्स में आप जरूर निवेश करें, लेकिन पूरा पैसा एक साथ नहीं लगाए, स्टैगर्ड तरीके से लगाए। मैम कहाँ पिक एंड चूज कर रहे हो? किन सेक्टर पे आपका नजर है? और डेफिनेटली ना अभी आप बात कर रहे थे तब वही मेरे ध्यान में आया कि क्योंकि छुट्टियां दूर नहीं है तो वेदर इट इज ट्रैवल और होटल्स वो तो आपके रेडार पर होने ही चाहिए। उसके साथ साथ आई थिंक कंज्यूमर गुड्स या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ये सेक्टर, क्योंकि वो थोड़ा डिफेंसिव है तो आपके पोर्टफोलियो में डिफेंसिव की होने की जरूरत है। तो डेफिनेटली एफएमसीजी प्ले लाइक अ डाबर और एचयूएल, इस तरह के स्टॉक्स, एंड देन आई थिंक कैपिटल गुड्स, बिकॉज माय सेंस इज दैट जिस तरह का बजट रहा है और जिस तरह के हम ऑर्डर विन सुनते आ रहे हैं उससे कैपिटल गुड्स को काफी फायदा होने की संभावना है। तो वेदर इट्स अ सीमेंस व्हिच इज ऑफ कोर्स ट्रेडिंग एट अ हाई, तो उसको भी अगर हम छोड़े तो स्टॉक लाइक थर्मैक्स और बीएचईएल, इस तरह के स्टॉक्स की तरफ भी आप देख सकते हैं। तो कैपिटल गुड स्पेस, होटल स्पेस जिनके ऊपर आप नज़र रखें, कंज्यूमर ड्यूरेबल जो कि काफ़ी बीटन डाउन स्पेस में स्टॉक आपको मिल रहे हैं, उनको आप देख सकते हैं। अब चलते हैं अपने दर्शकों के पास और शुरुआत करते हैं मुंबई से लेकर दिल्ली तक। तो सबसे पहले मुंबई में हमारे साथ मौजूद हैं प्रिया जी जिनसे हम चर्चा करते हैं और बातचीत करते हैं उनके एक्सपीरियंसेस को लेकर। तो प्रिया मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो आप क्या करते हो मैम, कब से मार्केट्स में हो, कैसे इन्वेस्ट करते हो? मार्केट्स में तो मुझे 4 इयर्स कंप्लीट हुए हैं फिलहाल। ओके। और बेसिस ऑन माय जॉब जहाँ मैं एक्सेस में पहले वर्क करती थी, तो उनके एक्सपीरियंसेस कुछ अपने लर्निंग्स के हिसाब से मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया था मैंने। फिर आफ्टर दैट आई लेफ्ट माय जॉब एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग एट माय मतलब एज अ हाउस होल्ड। ओके। एंड देन फिर थोड़ा बहुत यहाँ से बुक्स में से एनालिसिस एंड आपके शोज एंड ऑल देख के नॉलेज मिलता है।
उसमें ही मैं ट्रेडिंग करती हूँ। तो आप एक्टिव ट्रेडर हो, यानी कि आप आज खरीदते हो आज ही बेच देते हो? Not exactly an active trader, but yes, I do for investments, and only if I feel that it is good, that can let me to some earnings, and that's all. तो अभी क्या लग रहा है आपको, मार्केट अच्छा लग रहा है क्या, इन्वेस्ट करने लायक है, ट्रेड करने लायक? फिलहाल तो नहीं लग रहा है, फिलहाल कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। Okay. जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उसके बारे में भी कुछ व्यू नहीं मिल रहा है। तो यूजुअली आप जो पोजीशंस लेते हो वो एक महीने के लिए, या प्रॉफिट आता है रीजनेबल तब निकलते हो, कैसे करते हो? हाँ, when I get a reasonable profit, because I am not earning now, तो I feel कि when I get profit तभी मुझे एग्जिट करना चाहिए मार्केट से। तो 4 साल कैसे रहे मैम, क्योंकि 4 साल में तो आपने बुरा दौर भी बहुत देख लिया, बहुत बुरा भी देख लिया और अच्छा भी देख लिया और वापस फिर बुरा देख रहे हो। करेक्ट। तो 4 साल में लॉस भी किया। एक ऐसा टाइम आया कि जब मार्केट में एंटर करने के टाइम ऐसा था कि सब ठीक है, चल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो तब तक सब अच्छा लग रहा था। बट जैसे जैसे लॉसेस आना शुरू हुए तब पता चला कि एक्सपीरियंसेस बहुत डिफरेंट थे। टाइम ऐसा भी आया कि नहीं, अब मार्केट छोड़ना चाहिए, अब कुछ नहीं हो सकता मार्केट से। बट देन आफ्टर वॉचिंग सो मेनी थिंग्स एंड आफ्टर रीडिंग्स एंड ऑल, तब रियलाइज हुआ कि नहीं, इसमें भी बहुत एनालिसिस एंड ऑल सब लगेगा। मैम, प्रिया मैम, जिस दिन सबसे ज्यादा बुरा लगे ना कि आज बाजार छोड़ देना चाहिए, बस वही दिन होता है जहाँ से बाजार घूमना शुरू हो जाता है। नहीं, जब ऐसा लगता है तो आपका शो ही देख लेते हैं। तो लगता है इतने सारे व्यूज हैं, तो वी शुड गो ऑन। अच्छा, तो प्रिया मैम कहाँ फंस गए इस बारी, क्या पोजीशन है, क्या सवाल है आपका? इस बार तो ऐसा हुआ है कि मैंने डीमार्ट लिया हुआ है, आफ्टर लॉन्ग टाइम हो गया मुझे लिए हुए। एंड इस बार बेसिकली मेरे डैड, मैं, हम सब ट्रेडिंग में हैं। तो हम लोग का एक व्यू होता है, मैं डैड कुछ एनालाइज करते हैं, देन गिव्स टू मी, तो हमारा ऐसा रहता है ये ले लेते हैं। तो बट डीमार्ट ने इस बार धोखा दे दिया है, बहुत टाइम हुआ है लिए, बट अब तो कोई व्यू नहीं आया है। मैंने 40 क्वांटिटी लिया था 335 पे। एंड ये तो आईपीओ के बाद का शायद बाय होगा, 2016-17 का आई थिंक। हाँ 16-17 नहीं सर, मुझे लिए हो गया है 1 ईयर एंड अबव। तो 335 तो मैम इशू के बाद आया था, आईपीओ के बाद 299 में आईपीओ प्राइस था, उसके बाद थोड़ा बहुत चला था। मेरा एवरेज करके हुआ है, कुछ क्वांटिटीज पहले लिए थे, क्वांटिटीज अलग प्राइस। हाँ, तो वो एवरेज आउट करने पे ऐसे हुआ है। तो आपने 350 रुपए में लिया हुआ है, राइट प्रिया मैम? हेलो, हाँ प्रिया मैम, आपने 350 रुपए में डीमार्ट लिया है। 33540, सॉरी 3330, आई एम सो सॉरी। ओके, तो एक 3 मिसिंग है इसमें। तो 3335 रुपए में आपका लिया हुआ डीमार्ट 3000 रुपए में चल रहा है। ओके, अब तो आ गया मैडम, आपके भाव के आसपास ही आ गया, 3399, 3400 रुपए तो चल ही रहा है। हाँ सर, अब आप क्या चाहते हो? टाइम से ऐसा कुछ नहीं आ रहा है कि मैं प्रॉफिट लेके निकलूं, और अभी ऐसे भी लोग अज्यूम कर रहे हैं कि अब और नीचे जाने वाला है, तो वो भी। ओके, शर्मिला मैम, डीमार्ट 310 स्टोर, 299 ओन्ड स्टोर, करीब 11 नॉन ओन्ड स्टोर, देश के लार्जेस्ट रिटेलर्स में शुमार। फ्लॉ एक की डिविडेंड नहीं पे ऑफ होता, लेकिन बेनिफिट ये कि कैश मार्केट का स्टॉक है, 75% प्रमोटर होल्डिंग है। क्या कहोगे आप? यस, बिल्कुल। आई थिंक अगर एक ऐसा स्टॉक होगा जिसने ये पूरा यानी वो जो एक बहुत यूफोरिया देखा है और उस तरह के वैल्यूएशंस हमने सुनने में आए थे उस समय कि 20 साल के बाद ये वैल्यूएशन हम दे सकते हैं वो स्टॉक को, वो सब इस स्टॉक ने देखा है। और उसके बाद ये करेक्शन आया है, और इस करेक्शन की वजह has been largely to do with the fact कि एक तो जिस तरह का ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट है, और उसके साथ साथ कोविड में ये भी हमने देखा कि रिजल्ट्स में थोड़ी नरमी आई, बिकॉज काफी जो बाइंग थी वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी, और इनका जो स्टोर प्रेजेंस है और जो उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है इन शॉर्ट, वो उनके खिलाफ गए, बिकॉज पीपल हैड शिफ्टेड लार्जली टू ऑनलाइन बाइंग, और जिस तरह की चीजें वो ले रहे थे वो मिक्स भी काफी बदली हो गया था। But now things seem to be getting back on track. The good news is कि अभी चीजें back on track हो रही है डीमार्ट के लिए, और उसके साथ साथ ब्रिक एंड मॉर्टर के जो जिसको हम कहते हैं मॉडल, वो फिर से लोग बाहर जाकर अपनी खरीद देखकर कर रहे हैं, एंड दैट एक्सपीरियंस इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम बाइंग ऑनलाइन। तो वो दोनों अभी साथ साथ चलेंगे और साथ साथ ग्रो होंगे होपफुली। तो मेरे हिसाब से उनको बने रहना चाहिए, और मेरा टारगेट क्लोजर टू 4000 रहेगा।
तो 4000 के आसपास के टारगेट्स और प्रिया मैम बने रहने की राय आपको दी गई है। ये जिस स्टॉक के आप जिक्र कर रहे हो प्रिया मैम, ये पिछले 1.5 डिकेड का सेकंड बेस्ट परफॉर्मर है आईपीओ में। तो इसीलिए इतनी बढ़िया तेजी के बाद थोड़ा सा अगर रुस्त सुस्ता भी रहा है तो ऐसा कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है, सुस्ताने दीजिए, उसके बाद और बढ़िया चुस्ती पकड़ेगा और चाल दिखाएगा, तो एटलीस्ट आप होल्ड करें, वो ज़्यादा बेटर है। आगे भी मैं आपसे बात करता हूँ मैम। हमारे अगले दर्शक अब मुंबई से चले हैं तो पहले भरूच चलते हैं, उसके बाद दिल्ली पहुँचेंगे। तो भरूच चलते हैं, वहाँ पर शिवांगी मैम हमारे साथ मौजूद हैं। शिवांगी जी नमस्कार। मैम आप क्या करते हो और कब से हो मार्केट में? सर मार्केट में अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, मतलब 1-1.5 साल से मैं कर रही हूँ। ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, बट अभी कर रही हूँ मैं। ओके, तो मैम शिवांगी मैम करते क्या आप वैसे अदरवाइज? अभी मेरी स्टडी चालू है और साथ में मतलब ये शेयर मार्केट में भी मैं कर रही हूँ ट्रेडिंग और सब। तो आपकी स्टडीज भी शेयर मार्केट से रिलेटेड है अदरवाइज? यस, शेयर मार्केट से रिलेटेड है। ओके, तो आपने सोचा कि प्रॉपर करियर भी स्टॉक मार्केट में बनाया जाए? यस यस। तो कैसा लग रहा है मैम एक्सपीरियंस, मतलब प्रैक्टिकल अलोंग विद योर स्टडीज? मतलब कुछ टाइम प्रॉफिट भी होता है, कुछ टाइम लॉस भी होता है, लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा है। मतलब अभी तक तो ऐसा कुछ ज्यादा लॉस हुआ नहीं है। तो लर्निंग ज्यादा आई है मैम कि अर्निंग ज्यादा आई है? नहीं, अभी तक तो अर्निंग ज्यादा है, लेकिन फिलहाल जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है जिस शेयर में, अभी मुझे वहां पर लॉस हो रहा है। ओके, तो कैसे आप ट्रेड करते हो? 1-2 दिन के लिए खरीदते हो, बीटीएसटी करते हो, होल्ड करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो, क्या करते हो? मतलब कुछ शेयर मैंने मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे हैं, और कुछ शेयर है वो मैं बाय करती हूँ, सेल करती हूँ, ऐसा है। ओके, तो अभी शिवांगी मैम कहाँ पे फंस गए आप, क्या सवाल है आपका? मैंने इन्फोसिस के शेयर 150 शेयर लिए थे जी। और उसकी प्राइस 1550 थी, लेकिन अभी मुझे लॉस हो रहा है उसमें। तो ये आपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वाले में लिया है या शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो वाले में लिया हुआ है? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म का लिया, ओके। शर्मिला मैम, इन्फोसिस 1800 साढ़े 1800 का बायबैक और वहां से शेयर नीचे आया, साल के लोज अभी हिट किए इसने 2-3 दिन पहले। क्वालिटी में ऑब्वियसली बात है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्राइस थोड़ा सा नीचे आ गया, क्या करना चाहिए? और उनकी काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी है, गिवन द फैक्ट कि वो स्टूडेंट है, तो उनकी चिंता हम समझ सकते हैं। और ये सेक्टर भी ऐसा है जहां पर मैक्रो क्यूज इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बातें चली है यूएस में इन्फ्लेशन को लेकर और उनकी इकोनॉमी को लेकर, और वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप जानती भी होंगी कि काफी इनका बिजनेस यूएस से आता है, तो जो बड़ी अपनी यहाँ पे दिग्गज आईटी कंपनीज है, सबका एक बड़ा हिस्सा बिजनेस का यूएस से आता है। तो यूएस इकोनॉमी की जिस तरह का उनका रुख रहा है इन पिछले 5-6 महीनों में, उस वजह से जो आईटी की स्टोरी है वो थोड़ी किधर ना किधर हिल गई है, डिस्टर्ब हो गई है। तो मेरी राय में उनको अभी के लिए बने रहना चाहिए, और हम रिजल्ट्स 1-आध महीने में देखेंगे ही, तो उस समय जरूर आप रिजल्ट्स देखें, कमेंट्री सुने मैनेजमेंट की, क्योंकि उनकी कमेंट्री में ये हमें सुनने मिलेगा कि उनको किस तरह का एनवायरनमेंट लग रहा है यूएस में, कि क्या उनकी ऑर्डर विन्स कम हो रही है, क्या उनके मार्जिन्स पर प्रेशर है, एक्सेट्रा। तो वो चीजें देखकर मेरे हिसाब से हम थोड़ी और लंबे समय की राय बना सकते हैं। ओवरऑल आई फील कि इट्स अ गुड सेक्टर, और सेकंड हाफ ये साल का आईटी के लिए बेहतर रह सकता है, लेकिन एज आई सेड, यू नो, आई थिंक इवन टू से दैट हमें 1 महीना भर और इंतजार करना पड़ेगा, तो फिलहाल के लिए तो होल्ड ही रहेगा। ओके, तो फिलहाल के लिए आप बने रहे शिवांगी मैम और वेट करें, क्योंकि आपको घबराहट की तो ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट क्वालिटी वाइज तो उसमें कोई इशू नहीं है, प्राइस वाइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो ठीक है, मैनेज कर सकते हो। तो एक बात बताना शिवांगी मैम, आपने जब खरीदा था 1500 रुपये में और ये 1300 रुपये, 1330 रुपये, 1320 रुपये रिसेंटली आ गया था, तब तो आपको लगा होगा कि कहाँ जाएगा, 1000 रुपये ना आ जाए कहीं? हाँ, लगा था, लेकिन मुझे लगा अभी किसी की एडवाइस लेनी चाहिए। हाँ, मतलब ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि किसी की एडवाइस लूं और उसके बाद मैं उसको होल्ड करूं या निकल जाऊं, ऐसा सोचा मैंने। नहीं, लेकिन एक चीज़ अच्छी की आपने कि आपने शुरुआत क्या में। मैं अभी ऐड कर सकती हूँ इसमें? हाँ मैम, शिवांगी मैम कुछ कह रहे हो आप? हेलो। जी जी, सुन पा रहा हूँ मैं आपको, पूछिए क्या बोल रहे हो आप? मैं ये बोल रही हूँ कि अभी इसमें और ऐड करने चाहिए या फिर मुझे निकल जाना चाहिए?
तो शर्मिला मैम, आपने बने रहने की तो राय दे दिया, और ऐड करना हो तो? मतलब ऐड करने चाहिए या फिर मतलब होल्ड करना चाहिए या फिर फर्दर ऐड भी जाना करना चाहिए? नहीं नहीं, मुझे होल्ड तो sell आप करना- करिए शिवांगी मैम, आप होल्ड तो करिए। ये तो शिवा उन्होंने साफ कह दिया शर्मिला मैम ने कि आप बने रहिए इसमें। अब नई पोजीशन ऐड करनी है वो मैं आपको शर्मिला मैम से पूछ के बताया था। शर्मिला मैम क्या करना चाहिए, और ऐड करें क्या? मेरे हिसाब से नया ऐड करने के लिए भी रिजल्ट्स का इंतजार करें, क्योंकि ये जो बड़े दिग्गज स्टॉक्स है, वेदर इट इज इंफोसिस, टीसीएस, हम हमेशा देखते हैं कि रिजल्ट के दौरान काफी वॉलेटाइल हो जाती है। और मेरे हिसाब से शायद टीसीएस का रिजल्ट उनके पहले है, तो तभी से हमें शायद एक इंडिकेशन मिलने लगेगा और हम थोड़ा मूवमेंट देख सकते हैं स्टॉक में। तो अगर आपको एवरेज भी करना है ना, तो थोड़ा रुकिए उसके लिए भी। मेरे हिसाब से आपकी क्वांटिटी काफी बड़ी है, तो फिलहाल के जस्ट बी पेशेंट विद व्हाट यू हैव और बने रहिए। जी, तो आपको राय दी गई शिवांगी मैम, आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर पोजीशंस में होल्ड करो अपनी पोजीशन को, और अर्निंग्स को देखो। अर्निंग्स के बाद कोई भी कॉल लो, वो ज़्यादा बेटर रणनीति रहेगी। तो एटलीस्ट आप नंबर्स के लिहाज से अभी देखिए, जल्दी नंबर्स आने वाले हैं, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में नंबर्स हैं, तब आप इनको आराम से देख सकते हो। आगे आपसे मैं बात करता हूँ, लेकिन हम फाइनली दिल्ली पहुँच गए और वहाँ पर नेहा जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो नेहा मैम नमस्कार, क्या करते हो मैम आप, कब से हो मार्केट में, कैसे ट्रेड करते हो? मैं होम मेकर हूँ और मुझे 3-4 साल हो गए हैं ट्रेडिंग करते हुए। एक्चुअली इन्वेस्टर हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट करती हूँ। तो लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादातर प्ले करती हूँ। तो मैम 3 साल यानी कि वो 2020 से आप इन्वेस्टेड हो, राइट? हाँ, 2019-20 में मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो कोविड का फेज में शुरू किया था, कोविड का फेज भी देखा था आपने? कोविड का फेज देखा था मैंने। तो आपको डर नहीं लगा उस टाइम पर जब वो 8,000 निफ्टी आ गया तब? थोड़ा बहुत, वही तो इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है एक्चुअली। ओके, तो आपने क्या किया, वो जब गिरावट आए थे तब और ऐड किया या पैनिक में साइड हो गए? मैंने बाय किया। ओके, तो उस समय वाले शेयरों में तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट आया होगा? हाँ, प्रॉफिट आया, कुछ एक मैंने प्रॉफिट ले भी लिया। और बाकी भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है मेरे कुछ। ओके, तो क्या सवाल है मैम आपका? हैप्पीएस्ट माइंड हैप्पी नहीं कर रहा, कोटक महिंद्रा के बारे में पूछना है, और रिलैक्स नहीं होने दे रहा सर। मैम रिलैक्सो आपकी खरीदारी किस भाव की, क्योंकि नंबर्स के बाद ये बहुत टूटा, नया लो भी बना गया अभी। रिलैक्सो 920 में लिया था मैंने 110 शेयर। एक्चुअली मैंने मनी कंट्रोल पे इसके बारे में पढ़ा था कि इसके नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर बहुत अच्छे आने वाले हैं। हाँ, तो मैम एक्चुअल में तो इस कंपनी के बारे में, ये देश की सबसे बड़ी फुटवेयर कंपनी है, करीब 5 लाख फुटवेयर डेली ये बनाती है। ये तो इसके बेसिक फंडामेंटल्स हैं। अब वो बात अलग है कि जो डिमांड जिन फुटवेयर की है उसमें रिलैक्सो अभी नहीं आया, इसलिए शायद नंबर्स खराब हो गए। और रही बात हैप्पीएस्ट माइंड की, वो आपकी खरीदारी कहाँ पर है? मेरे 1100 पे 300 शेयर्स हैं। ओके, तो मुझे साल डेढ़ हो चुका है उसको बाय करते हुए, एवरेज आउट करते हुए। तो अब क्या करना चाहिए, एवरेज और कर लेना चाहिए या भी और नीचे जाएगा, क्या करना चाहिए? तो ये आपने एवरेज करके 1100 रुपए दाम लाए हैं इसका? हाँ जी, हाँ जी। यानी और ऊपर भी खरीदा था? हाँ, 1385 के आसपास मैंने बाय करना स्टार्ट किया था। इसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि अशोक सूता जी के से रिलेटेड कुछ एडमिनिस्ट्रेशन, इसका सीईओ वो हैं, जिन्होंने माइंडट्री और विप्रो में भी कुछ उनका एडमिनिस्ट्रेशन वाला रोल था। तो यही सोच के मैंने, ही वाज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ दोनों स्टॉक्स, दोनों कंपनीज के, और अब हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर मैंने सोचा वो इतने अच्छे शेयर्स हैं तो हैप्पीएस्ट माइंड भी बहुत अच्छा रन करेगा। हाँ मैम, वो ऑलरेडी रन भी कर चुका है। 300 रुपए का शेयर 1400 रुपए गया था, जिसके बाद अभी थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है। तो शर्मिला मैम, क्या करा जाए? जो दोनों स्टॉक हैं, इनफैक्ट रिलैक्सो भी और हैप्पीएस्ट माइंड भी, दोनों की क्वालिटी में इशू नहीं है, लेकिन एक तरफा तेजी दोनों दिखा चुके हैं, चाहे रिलैक्सो हो और चाहे हैप्पीएस्ट माइंड हो। अभी ये क्या करें? यस, जैसे कि आपने कहा कि दोनों स्टॉक्स में उस तरह की दिक्कत तो नहीं है, तो होल्ड की राय रहेगी। फर्क सिर्फ इतना है कि रिलैक्सो के नतीजे पिछले क्वार्टर इतने अच्छे नहीं आए थे, और जैसे कि आपने कहा कि नतीजों के बाद ये स्टॉक करेक्ट हुआ। लेकिन अब जो उन्होंने इनिशिएटिव्स दिए थे और जिस तरह से अभी फिलहाल उनका आउटलुक है, वो मेरे हिसाब से अगले 1-1.5 साल के लिए काफी स्ट्रांग लग रहा है। तो आई थिंक शायद आपका बाइंग प्राइस है, वहां तक आने की मेरी उम्मीद है। अभी मेरा फर्स्ट टारगेट वो रहेगा, तो उसके लिए आप बने रहिए। Possibly on happiest mind, I'm little bit more sort of happy. तो आपका बाइंग प्राइस वहां पर भी काफी ऊपर के लेवल में है, क्योंकि उनके नतीजे अच्छे आए हैं और क्योंकि उनका फोकस काफी डिजिटल बिजनेस पर है, और जैसे कि आपने कहा कि प्रमोटर काफी स्ट्रांग है। तो जब रिकवरी आएगी आईटी स्टॉक्स में, आई एक्सपेक्ट कि इस तरह के जो स्टॉक्स है
वो शायद पहले रिकवरी दिखाना चालू करे, क्योंकि ये जो करेक्शन हुआ है वो इट इज अक्रॉस द सेक्टर। और जैसे सुमित अभी कह रहे थे कि जो स्टॉक्स में हमने काफी बढ़त देखी थी, दे हैव सॉर्ट ऑफ करेक्टेड आउट ऑफ टर्न, क्योंकि लोग वहां उनके पैसे बन रहे थे तो सेलिंग वहां पर ज्यादा आई है। तो वो आपको चीज ध्यान में रखनी होगी कि इतना ब्रिलियंट रन अप देखा था स्टॉक में कि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आना एक डन चीज थी व्हेन पूरा सेक्टर इस तरह के मैक्रो हेडविंड्स फेस कर रहा है। तो थोड़ा पेशेंस शायद आपको दोनों स्टॉक्स में रखना होगा, लेकिन मेरे हिसाब से आप बने रहिए। तो नेहा मैम, एक अच्छी चीज़ ये है कि आपने दोनों कंपनियां जो पिकअप की हैं उनकी क्वालिटी को लेके कोई ऐसा इशू नहीं है। दे आर नॉट बैड कंपनीज, बस ठीक है प्राइसेस को लेकर इशू है, तो विद टाइम वो एडजस्ट हो जाता है मार्केट में। तो आप बेटर ये कि आप बने रहो इन दोनों पोजीशंस में, वो ज़्यादा अच्छा आपके लिए एटलीस्ट एक फिनोमिना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा मैम आपका भी, प्रिया मैम आपका भी, और शिवांगी मैम आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और बातचीत करने के लिए, सवाल पूछने के लिए। शर्मा मैम, हर बार की तरह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पे बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति में बताने के लिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और मार्केट्स के ऊपर बातचीत करते हैं। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं डीएलएफ की, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। ये इस कंपनी का फुल फॉर्म है और ये सबसे पुरानी रियल एस्टेट कंपनियों में शुमार है। 1946 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और चौधरी रघुवेंद्र सिंह साहब ने इसकी शुरुआत की थी। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दिल्ली में जो बहुत ही प्रोमिनेंट एरियाज हैं, जैसे कि ग्रेटर कैलाश, हौस खास, साउथ टेक्स, शिवाजी पार्क, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको डीएलएफ ने ही डेवलप किया था। और कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, कंपनी का आईपीओ आया था 2007 में और उस समय का सबसे बड़ा आईपीओ के तौर पे शुमार था। जो कंपनी के मालिक हैं कुशल पाल सिंह साहब, वो एक ज़माने में इस कंपनी को 27 लाख रुपए में बेचने को बिल्कुल तैयार ही हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने वो फैसला वापस ले लिया और आज ये कंपनी करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए की वर्थ रखती है। जनरल इलेक्ट्रिक पहली सबसे बड़ी ग्लोबल कंपनी थी जो कि इस कंपनी के लीज ऑफिस स्पेस डीएलएफ सिटी में आने वाली थी और उसके बाद धीरे धीरे कई नाम जैसे ब्रिटिश एयरवेज, अमेरिकन एक्सप्रेस, नेस्ले, आईबीएम, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि बाद में आते हुए दिखाई पड़े। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट डीएलएफ से रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते हैं। सीएनबीसी आवाज है बजट का असली डेस्टिनेशन। सीएनबीसी आवाज के बजट मेगा कवरेज का यूट्यूब पर दबदबा। बजट के दिन यूट्यूब पर मिले अपने कॉम्पिटिटर्स से 169% ज्यादा व्यूज। बजट के दौरान मिले आपके बेशुमार प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए सीएनबीसी आवाज, आपके मुनाफे की बात। आप देख रहे हैं साथ और सेंसेक्स। भाई पहले मार्केट्स लेकर आए क्योंकि बढ़िया तेजी बाजार में अभी और बढ़ी है। 17,300 के पार इंडेक्स अब पहुंच चुका है और डे हाई पर एग्जैक्टली मार्केट्स कामकाज कर रहा है। 250 अंकों की तेजी निफ्टी में देखने को मिल रही है और निफ्टी बैंक करीब 1.5% का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक भी डे हाई पर 600 अंकों से ज्यादा का उछाल, तो यहां पर भी एक अच्छी खरीदारी। और ब्रॉडर बेस्ड मार्केट्स में पहले तो इंडेक्स के कंट्रीब्यूटर लेकर आए कि सारे हैवी वेट आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये ब्रॉड बेस्ड मार्केट यानी कि 2400 शेयर तेजी में, 500 शेयरों में गिरावट, तो ब्रॉडर मार्केट्स खरीदारी में है। इंडेक्स में आप रिलायंस, देश की सबसे बड़ी कंपनी, 64 अंकों का मेजर कंट्रीब्यूशन, आईसीआईसीआई बैंक 40 अंकों का कंट्रीब्यूशन और आईटी मेजर्स यानी कि इन्फोसिस और टीसीएस दोनों की तरफ से करीब 45 अंकों का कंट्रीब्यूशन जो है वो आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये तीनों ही स्टॉक्स या तीनों ही जो प्रोमिनेंट सेक्टर्स हैं, ऑयल एंड गैस, बैंक्स और आईटी, तीनों ही तेजी से कामकाज करते हुए। फार्मा भले ही फ्रंट लाइन में कामकाज नहीं हो रहा, लेकिन मिड कैप फार्मा में जोरदार तेजी। आप चाहे इप्का को देखिए, ग्लेनमार्क को देखिए, सभी अच्छी तेजी के साथ कामकाज कर रहे। तो फार्मा इन टोटल 1% के आसपास की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। ग्लेनमार्क डे हाई के आसपास 4.5% ऊपर और इप्का में खरीदारी देखने को मिली। तो ब्रॉडर बेस्ड मार्केट्स के अंदर खरीदारी है। ब्रॉडर बेस्ड में छोटे मझौले सेक्टर्स, शुगर, फर्टिलाइजर, डिफेंस, फार्मा, सब में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। और फ्रंट लाइन में ऑटो नंबर से पहले ऑटो, आईटी या फिर ऑयल एंड गैस, ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो कि अच्छी तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो पूरे मिड कैप में जोरदार एक्शन बना हुआ है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और उस एक्शन को इनकैश करते हैं। नेपाली हमारे साथ मौजूद होंगे मिड कैप मंत्रालय के प्रिंसिपल उस पर।